हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो साथियों, मैं अवैस रजा आप सभी नाज़रीन का इस चैनल पर खैर मकदम करता हूँ और तहे दिल से करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास होने वाली है, सीटेट उर्दू पेडागोजी से बहुत ही अहम और बहुत ही हेल्पफुल सवालात होंगे। ठीक है, यानी कि बहुत ही अहम और ख़ास चैप्टर होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहें। ये मैराथन क्लास है और थोड़ी लंबे समय तक चलेगी। तो चलिए बिना देर किए बिना लेट किए चलते हैं अपने सवालों की तरफ अपने क्लासों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर कर दें। चलिए सवालों को देखते हैं। सवाल, ज़बान की तदरीस में 4 महारतें कौन सी हैं? ज़बान की तदरीस में 4 महारतें कौन सी हैं? ऑप्शन 1 सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन 2 याद करना, लिखना, सुनना, खेलना। ऑप्शन 3 समझना, बोलना, खेलना, चुप रहना। ऑप्शन 4 सुनना, याद करना, बोलना और दौड़ना। तो साथियों, ज़बान की तदरीस में 4 महारतें कौन सी हैं? अगर जिस हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि ज़बान की तदरीस के लिए, ठीक है, ज़बान की तदरीस में 4 महारतें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो साथियों, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़बान की तदरीस में 4 महारतें जो हैं वो एक सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। तो ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल को देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा से दिखता होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि ज़बान की उसूल तदरीस में तकसीरी तरीका का मफहूम क्या है? ज़बान की उसूल तदरीस में, ठीक है, ज़बान के उसूल तदरीस में यानी कि तदरीस के उसूल में तकसीरी तरीका का मफहूम क्या है? ऑप्शन 1 सिर्फ किताब से पढ़ना। ऑप्शन 2 एक ही तरीके पर जोर देना। ऑप्शन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए का इस्तेमाल करना। ऑप्शन 4 सिर्फ लेक्चर देना। तो दोस्तों, इस सवाल का जिस हजरात को आ रहा हो तो ज़रूर बताएं आप भी कि ज़बान के उसूल तदरीस में तकसीरी तरीका जो है इसका मफहूम क्या है? क्या सिर्फ किताब से पढ़ना होता है? या ऑप्शन 2 जो है कि एक ही तरीके पर जोर देना? ये तो हो नहीं सकता, एक ही तरीके पर जोर देना, इंसान बोर हो जाएगा, बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए जो है दोस्तों, इसको हम देखेंगे कि ज़राए जो है ये ज़रिया की जमा है। ये क्या है? ज़रिया की जमा ज़राए है, इतना ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए का इस्तेमाल। और ऑप्शन 4 सिर्फ लेक्चर देना। ठीक है, और ये मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट तरीक़ों पर डिफरेंट रास्ते से और ज़रिए से, ठीक है, इस्तेमाल करना यानी कि यूज़ करना। तो साथियों, ज़बान के उसूल तदरीस में तकसीरी तरीक़ा का मफहूम जो है, इसका मफहूम जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि उर्दू तदरीस में ड्रिल मेथड किसके लिए ज़्यादा मुफीद होगी? ठीक है, उर्दू तदरीस में ड्रिल मेथड जो है मेथड किसके लिए ज़्यादा मुफीद होगी? ऑप्शन 1 मुताला करना। ठीक है, ऑप्शन 2 मजमून लिखना। ऑप्शन 3 शेर याद करना। ऑप्शन 4 इमला और तलफ़ुज़ के लिए। तो दोस्तों, उर्दू तदरीस में ड्रिल मेथड जो है ये किसके लिए ज़्यादा मुफीद होगी? तो ये दोस्तों इमला और तलफ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। ठीक है, किसमें? इमला और तलफ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है कौन सी? उर्दू तदरीस में ड्रिल मेथड। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि इसको थोड़ा इधर कर लें। ठीक है, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस हर्फ पर यानी कि जिस वर्ड पर तशदीद हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 मुतहर्रिक। ऑप्शन 2 ममदूद। ऑप्शन यहाँ ममदूद होना चाहिए। ठीक है, वाह एक जाल छूट गया, बहरहाल दे देते हैं ममदूद। ऑप्शन 3 मुशद्दद। ऑप्शन 4 साकिन। तो साथियों, मुतहर्रिक जब ज़बर ज़ेर और पेश लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब ज़बर ज़ेर पेश लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश लगे तो मुतहर्रिक होगा, लेकिन जिस पर तशदीद लगता हो उसे हम मुशद्दद हुरूफ कहते हैं। ठीक है, हुरूफ मुशद्दद कहते हैं, यानी कि जिस पर तशदीद आ गया हो उसे हम हुरूफ मुशद्दद कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि तामीर पसंदी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज़म का बुनियादी नज़रिया क्या है? ठीक है, यानी कि तामीर पसंदी जो है कंस्ट्रक्टिविज़म का बुनियादी नज़रिया क्या है? ऑप्शन 1 सिर्फ लेक्चर से पढ़ाना। ऑप्शन 2 सख्त डिसिप्लिन रखना। ऑप्शन 3 बच्चे खुद अपनी मालूमात बनाते हैं।
ऑप्शन 4 मालूमात रटवाना। तो साथियों, तामीर पसंदी से आप क्या समझते हैं, ज़रूर आप अपने राय दें कि कंस्ट्रक्टिविज़म जो है इसकी बुनियादी नज़रिया क्या है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। कमेंट में बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम कि अच्छे लोग देख रहे हैं और सवालों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, तामीर पसंदी जो है यानी कंस्ट्रक्टिविज़म का बुनियादी नज़रिया जो है वो क्या है, बच्चे खुद अपनी मालूमात बनाते हैं। ठीक है, बच्चे जो है अपनी खुद मालूमात बनाते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चले अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि उर्दू ज़बान की तदरीस में मानियाती तरीका का बुनियादी मकसद क्या है। ठीक है, क्या उर्दू ज़बान की तदरीस में मानियाती तरीका का बुनियादी मकसद क्या है। ऑप्शन 1 अल्फाज को याद कराना, ऑप्शन 2 अल्फाज को लिखवाना, ऑप्शन 3 अल्फाज के सही माना सिखाना, ऑप्शन 4 अल्फाज की शक्ल बताना। तो दोस्तों, उर्दू ज़बान की तदरीस में मानियाती तरीका का बुनियादी मकसद जो होता है वो अल्फाज को याद कराना नहीं होता, अल्फाज को लिखवाना भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ की उर्दू ज़बान की तदरीस में यानी कि उर्दू ज़बान की पढ़ाई में मानियाती तरीका, मानियाती से हम समझते होंगे कि माना। ठीक है, मानियाती तरीका यानी कि माना बता बताकर। तो उसकी बुनियादी मकसद क्या होता है, तो दोस्तों अल्फाज के सही माना सिखाना होता है। ठीक है, जो अल्फाज बच्चे पढ़ रहे हो या कोई भी रीड कर रहा हो तो उसके अल्फाज जो है वो अल्फाज में क्या बताया जा रहा है, उस अल्फाज के माने क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसी के बारे में वो उसका मकसद यही होता है पढ़ने का। ठीक है, पढ़ाने का। यानी कि किसी भी ज़बान की तदरीस में अल्फाज जब समझेगा नहीं तब तक अच्छा से बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। और अल्फाज की शक्ल बताना, ये तो बच्चा पहले ही सीख जाता है कि अल्फाज की शक्ल कैसे होते हैं। यानी कि हिंदी में देख लेते क ख ग, इसके शक्ल बच्चे पहले ही देख लेते हैं। अच्छा, और उर्दू में देख ले तो अलिफ बा ता जिम दाल, ये पहले ही से बच्चा उसे शुरू ही में इब्तदाई तालीम में उसे बता दिया जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि अल्फाज के सही माना सिखाना ये उर्दू ज़बान की तदरीस में, ठीक है, उर्दू ज़बान की तदरीस में मानियाती तरीका का बुनियादी मकसद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उर्दू के असबाक में सबक फहमी का मकसद क्या होता है। उर्दू असबाक में दोस्तों, ये असबाक जो है इसके बारे में देखेंगे। असबाक जो है ये सबक की जमा है। ठीक है, असबाक जो है सबक की जमा है। तो उर्दू के असबाक में सबक फहमी का मकसद क्या होता है। ऑप्शन 1 सिर्फ पैराग्राफ याद कराना। ठीक है, सिर्फ पैराग्राफ याद करना। ऑप्शन 2 मतन को समझकर जवाब देना। ऑप्शन 3 मतन का तर्जमा करना। ऑप्शन 4 लिखाई बेहतरीन करना। तो दोस्तों, उर्दू के असबाक में सबक फहमी का मकसद ये है। सबक फहमी मतलब फहमीदन मतलब समझना होता है। तो सबक फहमी मतलब सबक समझना। ठीक है, तो सबक फहमी मतलब होता है कि इसका मकसद ये है कि मतन को समझकर जवाब देना होता है। ठीक है, मतन को समझकर जवाब देना होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि बच्चों में मुताला की आदत कैसे पैदा की जा सकती है। बच्चों में मुताला की आदत कैसे पैदा की जा सकती है। मुताला मतलब कि रीड करने की, पढ़ने की, खुद से मतलब कि किताबें पढ़ने की। तो उसकी आदत कैसे पैदा की जा सकती है। ऑप्शन 1 मुश्किल किताबें देना। ऑप्शन 2 सिर्फ असाइनमेंट देना, यानी कि सिर्फ असाइनमेंट दे करके मुताला की आदत लगाई जा सकती है। या ऑप्शन 3 स्कूल के काम में इजाफा करना। ठीक है, स्कूल का अलिफ छूट गया। ठीक है, तो स्कूल के काम में इजाफा करना। या ऑप्शन 4 रोज़ाना 10 मिनट कहानी पढ़वाना। तो साथियों, इस सवाल में जो है कि बच्चों में मुताला की आदत कैसे पैदा की जा सकती है, आप भी अपना नज़रिया पेश करें और आप कहाँ तक अच्छे से जवाब दे पाते हैं ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, कि बच्चों में मुताला की आदत यानी कि पढ़ने की आदत कैसे पैदा की जा सकती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि बच्चों में मुताला की आदत जो है कैसे पैदा की जा सकती है। तो मुश्किल किताबें देख करके पैदा नहीं, बल्कि तो और क्या कहते हैं, मुताला की आदत को कम करने की ये बात है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन 2 जो है कि सिर्फ असाइनमेंट देकर, तो असाइनमेंट देकर बच्चे क्या करते हैं, मुताले की आदत उसमें नहीं आ सकती। तो दोस्तों, ये सवाल क्वेश्चन आंसर जो 3 है कि स्कूल के काम में इजाफा करना। तो स्कूल के काम में इजाफा करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और वो पूरे तरीके पर पूरा कंप्लीट अपने काम को, अपने वर्क को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये तीसरा आंसर भी गलत हो जाएगा।
تو آپشن 4 جو ہے کہ روزانہ 10 منٹ کہانی پڑھوانا، یہ بالکل مؤثر طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں میں مطالعے کی عادت ڈالنے کے لیے روزانہ 10 منٹ کہانی پڑھوانا، یعنی کہ اگر بچہ کہانی پڑھے گا تو بچے جب ہوتے ہیں تو بچوں کی فطرت ہی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ہارمون ہی پیدا ہوتا ہے کہ بچے کہانی سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھی اچھی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں اور پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ تو دوستو آپشن 4 بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا کہ بچوں میں مطالعہ کی عادت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، تو 10 منٹ روزانہ کہانی پڑھوانا، اس سے کہانی پڑھوائیں اور اس سے کچھ پوچھیں کہ اس کہانی میں کیا کیا ہوا، تو آپشن 4 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیں اگلا کوشچن، اگلا سوال اس میں پوچھا گیا دوستوں کہ درج ذیل سابقہ کسے کہتے ہیں؟ درج ذیل سابقہ کسے کہتے ہیں؟ آپشن 1 آخر میں آنے والے کو، آپشن 2 درمیانی لفظ کو، آپشن 3 شروع میں آنے والے لفظ کو، آپشن 4 ان میں سبھی۔ تو ساتھیوں ان میں سبھی تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہ آخر میں آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ کہتے ہیں۔ آخر میں آنے والے لفظ کو ہم لاحقہ کہتے ہیں، درمیانے میں آنے والے کو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپشن 3 جو ہے کہ شروع میں آنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں، جیسے با ادب، با وقار، با عزت وغیرہ۔ تو آپشن 3 بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں اس سوال کا۔ چلیں اگلا کوشچن دیکھ لیں۔ اگلا کوشچن اس میں پوچھا گیا دوستوں کہ زاہد نے شمیم کو مارا، اس جملے میں شمیم کیا ہے واضح کریں۔ کہ زاہد نے شمیم کو مارا تو اس جملے میں شمیم کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپشن 1 فعل ہوگا، آپشن 2 فاعل ہوگا، آپشن 3 مفعول ہوگا، آپشن 4 ظرف ہوگا۔ تو ساتھیوں بہت ہی آسان سوال ہے کہ زاہد نے شمیم کو مارا تو زاہد فاعل ہو جائے گا اور شمیم جو ہے مفعول ہو جائے گا۔ زاہد کیا ہوگا؟ فاعل ہو جائے گا اور شمیم جو ہے یہ مفعول ہو جائے گا۔ تو آپشن 3 بالکل کریکٹ آنسر ہوگا ساتھیوں اس سوال کا۔ چلیں اگلا کوشچن دیکھ لیں۔ ہاں دوستوں اگلا کوشچن اس میں پوچھا گیا کہ اردو زبان میں قدر بلند آواز سے پڑھانا کس کے لیے مفید ہوگا؟ یہ قدرے دوستوں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قدرے مطلب ہوتا ہے تھوڑا، کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا۔ قدرے مطلب ہم کہہ لیں تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی قدرے بلند آواز، یعنی کہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھانا کس کے لیے مفید ہوگا اردو زبان میں؟ آپشن 1 صرف ذہین طالب علم کے لیے ہوگا مفید، یا آپشن 2 کمزور سامعین کے لیے، آپشن 3 صرف بڑی کلاس کے لیے ہوگا، یا آپشن 4 کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو ساتھیوں اردو زبان میں قدر بلند آواز سے پڑھانا یہ کس کے لیے مفید ہوگا؟ تو یہ دوستوں کمزور سامعین کے لیے کیا ہوگا؟ یہ جو ہے یہ کمزور سامعین کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ بیچارہ جو سامعین مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ سامعین یعنی کہ ناظرین دیکھنے والے، سامعین سننے والے۔ تو کمزور سامعین جو کمزور کم سنتے ہو تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی ہیلپ فل کلاس، ان کے لیے بہت ہی ہیلپ فل یہ باتیں ہوں گی کہ قدرے بلند آواز سے پڑھانا، یعنی کہ ان کو تھوڑا سا بول کے تھوڑی سی بلند آواز میں زور سے پڑھائے تو ان کے لیے آسانی کے ساتھ آسانیاں ہوں گی۔ تو آپشن 2 بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں اس سوال کا۔ چلیں اگلا کوشچن دیکھ لیں۔ اگلا کوشچن دوستوں کہ اردو تدریس میں کریٹیو رائٹنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ اردو تدریس میں جو ہے کریٹیو رائٹنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپشن 1 اظہار خیال کی قوت بڑھتی ہے، آپشن 2 بچے کم بولتے ہیں، آپشن 3 صرف امتحان کے لیے فائدہ مند ہو، آپشن 4 صرف لکھائی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو دوستوں اردو تدریس میں کریٹیو رائٹنگ جو ہوتی ہے دوستوں، کریٹیو رائٹنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو دوستوں یہ بچے کم بولتے ہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بچے کو بولنا ہوگا، جو بچے بولتے ہیں تو بچے بولیں گے ہی، ٹھیک ہے، ان میں زبان میں تالے تھوڑی لگ جائیں گے۔ پھر صرف امتحان کے لیے فائدہ مند، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، صرف امتحان کے لیے فائدہ نہیں بلکہ اور بھی چیزیں میں فائدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ صرف لکھائی خوبصورت ہوگی نہیں، صرف لکھائی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں لکھائی خوبصورت ہوگی لیکن صرف لکھائی خوبصورت نہیں ہوگی، لیکن اظہار خیال کی قوت بڑھتی ہے۔ کیا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اظہار خیال کی قوت بڑھتی ہے؟ تو آپشن 1 بالکل صحیح جواب ہوگا ساتھیوں کہ اردو تدریس میں کریٹیو رائٹنگ سے فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اظہار خیال، یعنی کہ خیال کے اظہار کی قوت جو ہوتی ہے، یعنی کہ سوچنے کی شمتا، سوچنے کی طاقت و قوت بڑھتی ہے۔ تو آپشن 1 بالکل صحیح جواب ہوگا ساتھیوں اس سوال کا۔ چلیں اگلا کوشچن اس میں پوچھا گیا کہ اردو زبان میں تقابلی مطالعہ سے کیا مراد ہے؟ تقابلی مطالعہ سے کیا مراد ہے؟ آپشن 1 دو زبانوں کو ایک ساتھ سیکھنا، آپشن 2 دو کہانیوں کی کھوج، آپشن 3 دو جملوں کی نوک پلک سنوارنا، آپشن 4 دو الفاظ کا موازنہ۔ تو دوستو اردو زبان میں تقابلی مطالعہ کیا بول رہا ہے؟ تقابلی مطالعہ سے کیا مراد ہے؟ تو دوستو تقابلی مطالعہ جو ہے تو اس سے مراد یہی ہے
क्या कहते हैं, दो जुमलों की नोक पलक संवारना नहीं होता है, और दो अल्फाज का मुवाजना भी नहीं, और दो कहानियों की खोज, ये भी गलत है। तो दो ज़बानों को एक साथ सीखना क्या है, दो ज़बानों को एक साथ सीखना क्या कहा जा रहा है कि तकाबुली मुताला। तकाबुली मतलब, ठीक है, तकाबुली मुताला कहा जा रहा है। तो तकाबुली मुताला का मतलब यही है, इससे मुराद यही है कि दो ज़बानों को एक साथ सीखना, दो ज़बानों को एक साथ सीखना, ये उर्दू ज़बान में तकाबुली मुताला का मुराद है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उर्दू ज़बान में, उर्दू तदरीस में रोल प्ले का फ़ायदा क्या है। उर्दू तदरीस में रोल प्ले का फ़ायदा क्या है। ऑप्शन 1 बच्चे शोर मचाते हैं। ऑप्शन 2 ज़बान का अमली इस्तेमाल सीखते हैं। ऑप्शन 3 वक्त ज़ाय होता है। ऑप्शन 4 किताब याद होती है। तो साथ ही उर्दू तदरीस में रोल प्ले जो होती है दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, ये रोल प्ले जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और रोल प्ले का फ़ायदा जो है ये ज़बान का अमली इस्तेमाल सीखते हैं। ठीक है, रोल प्ले से दोस्तों ज़बान का अमली इस्तेमाल सीखते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का कि उर्दू तदरीस में रोल प्ले का फ़ायदा क्या है। तो उर्दू ज़बान में, ठीक है, ज़बान का अमली इस्तेमाल सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि कसीरुल मुस्तवी तदरीस, कसीरुल मुस्तवी तदरीस यानी कि मल्टी लेवल टीचिंग कहाँ ज़रूरी है। मल्टी लेवल टीचिंग जो है ये कहाँ ज़रूरी है। ऑप्शन 1 एक जैसी क्लास वाले बच्चों में। ऑप्शन 2 कॉलेज की तालीम में। ऑप्शन 3 मखलूत सतह के बच्चों में। ऑप्शन 4 सिर्फ बोर्ड इम्तहान में। तो साथियों कसीरुल मुस्तवी जो है, कसीर मतलब ज़्यादा होता है, और मुस्तवी मतलब अलग अलग तरीके से, ठीक है, तदरीस मतलब पढ़ाना, अलग मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग बातें बताना, अलग अलग किताबें बताना, ठीक है, अलग अलग किताबें, डिफरेंट मल्टी लेवल टीचिंग। ठीक है, तो कहाँ ज़रूरी होती है। तो दोस्तों एक जैसी क्लास में ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और कॉलेज की तालीम में नहीं, कॉलेज की तालीम में सिर्फ ऐसे ही थोड़ी हो सकती है कसीरुल मुस्तवी तदरीस, और फिर सिर्फ बोर्ड इम्तहान में ये भी गलत होगा। तो मखलूत सतह के बच्चों में क्या है, मखलूत सतह के बच्चों में ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का कि कसीरुल मुस्तवी जो है यानी कि मल्टी लेवल टीचिंग जो है ये मखलूत सतह के बच्चों में यानी कि डिफरेंट तरह के बच्चों में ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर डिफरेंट बच्चे बैठे हों, तरह तरह के बच्चे बैठे हों, अलग अलग बैठे हों, तो वहाँ पर हम कसीरुल मुस्तवी तदरीस यानी कि मल्टी लेवल टीचिंग पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि दर्ज झील दरिया कौन सा लफ्ज़ है। ये दर्ज झील दरिया जो है ये कौन सा लफ्ज़ है। लफ्ज़ कुन्नियत, ऑप्शन 2 लफ्ज़ फ़ेल, ऑप्शन 3 लफ्ज़ मौजू है, ऑप्शन 4 लफ्ज़ इसमें आला है। तो साथियों ये दरिया जो है, दरिया तो इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें आला नहीं है। यहाँ तो इसमें है लेकिन इसमें आला नहीं है, तो ऑप्शन 4 कट ही जाएगा। और कुन्नियत भी नहीं है, कुन्नियत में क्या होगा, कुन्नियत में अबू या तो इब्न, ठीक है, या तो बिन्त वगैरह लगाते हैं, तो ये भी कुन्नियत कट जाएगा। और फेल में किसी काम का करना या होना मालूम होता है, जैसे कि जैद ने खाया, जैद स्कूल गया, काश खालिद आता। ये क्या मतलब फेल के बारे में बता रहा है, लेकिन यह दरिया जो है, दरिया इसमें है लेकिन कौन सा इसमें है, तो यहाँ बचता है मौजू, यानी कि ये मौजू है। दरिया क्या है, मौजू है जिसका कोई माना हो, है ना। मौजू किसको कहते हैं, मौजू उसी को कहते हैं जिसका कोई माना हो। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, दरिया। और दरिया जो है मौजू है, मौजू नहीं है, क्यों, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, दरिया भी काट ही देंगे क्योंकि दरिया जो है मोहमल है। क्या है, हम मोहमल समझेंगे इसको, मोहमल ही है, मोहमल लफ्ज़ है ये, क्योंकि ये दरिया से हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा दरिया। ठीक है, यानी कि नील दरिया जो है, दरियाए नील, दरियाए तहरान, ठीक है, ये दरियाए, जब बहुत सारी दरियाएँ हैं तो कौन सी दरिया के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये लफ्ज़ मौजू भी नहीं होगा। ठीक है, लफ्ज़ होगा लेकिन ये लफ्ज़ मोहमल होगा, तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो ये लगा लें ठीक कि लफ्ज़ मोहमल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इतना खास नहीं है। बहरहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उर्दू ज़बान की किताब में अशआर शामिल करने का मकसद है। ठीक है, उर्दू ज़बान की किताब में अशआर शामिल करने का मकसद, उसमें ऐड करने का मकसद क्या होगा। ऑप्शन 1 किताब को खूबसूरत बनाना, ऑप्शन 2 सिर्फ तफरीह, ऑप्शन 3 बच्चों में ज़ौक़ अदब पैदा करना, ऑप्शन 4 याददाश्त बढ़ाना। तो साथियों उर्दू ज़बान की किताब में आपको क्या लगता है कि अशआर शामिल करने का मकसद क्या होता है। आप ज़रूर कमेंट में अपना राय बताएं, या जो हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो वो ज़रूर
इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों, उर्दू ज़बान की किताब में अशआर शामिल जो होते हैं, जैसे कि शेर व शायरी वगैरह, गालिब की, मिर्ज़ा गालिब की, फिर एक राहत इंदौरी की, या नज़ीर अहमद की, या बहुत सारे जो हैं अल्लामा इकबाल की। तो ये जो उनके अशआर जो पेश किए जाते हैं, तो किस लिए पेश किए जाते हैं? अशआर पेश किए जाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? किताब को खूबसूरत बनाना? ये हो नहीं सकता। सिर्फ तफरीह, यानी कि मज़ाहिया तफरीह, मतलब ऐसी, या फिर याददाश्त बढ़ाना? नहीं। शेर व शायरी देने से क्या याददाश्त बच्चे में थोड़ी बढ़ते हैं। तो क्या होगा? बच्चों में ज़ौक़ अदब पैदा करने के लिए क्या है? बच्चों में ज़ौक़ अदब पैदा करने के लिए क्या होता है? अशआर शामिल करते हैं उर्दू ज़बान की किताब में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू इमला सीखने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है? उर्दू इमला क्या है? उर्दू इमला सीखने के लिए, उर्दू लिखावट सीखने के लिए, ठीक है, उर्दू तहरीर, उर्दू राइटिंग सीखने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है? ऑप्शन 1 सिर्फ किताब देखकर लिखें। ऑप्शन 2 उस्ताद डिक्टेशन दे, डिक्टेशन यानी कि श्रुत लेख, हिंदी में बोल सकते हैं उसको, इमला बोल सकते हैं। ऑप्शन 3 बच्चे खुद से लिखें। ऑप्शन 4 कुछ भी ना लिखें। तो दोस्तों कुछ भी ना लिखेंगे तो फिर उर्दू इमला सीखने के लिए बेहतरीन तरीका कैसे होगा, है ना? कुछ भी नहीं, ये तो कट ही जाएगा। अच्छा, ये रहे 3 इसमें से। तो इसमें से दोस्तों उर्दू इमला सीखने के लिए सबसे बेहतरीन जो ज़रूरी है, उस्ताद डिक्टेशन दे, यानी कि उसे इमला लिखवाए, ठीक है, बोल बोल कर, शुरुत लेख जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इससे क्या होता है कि बच्चे को हम बोलेंगे, बच्चे को बोलेंगे इख्तियार लिखो, इंतज़ार लिखो, इनकार लिखो, मकबूल लिखो, तो बच्चे लिखेंगे और वो सोचेंगे कि कैसे होगा, बड़ी काफ से होगा मकबूल या छोटी काफ से होगा। तो इसमें अगर बच्चा एक बार गलती कर लिया तो फिर उसको दोबारा गलती नहीं करेगा, उसकी इमला जो है दुरुस्त हो जाएगी। तो दोस्तों उर्दू इमला सीखने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि उस्ताद क्या है, डिक्टेशन दे, इमला लिखवाए। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि उर्दू ज़बान में समाअती महारत की तरक्की के लिए कौन सा अमल मुफीद है? उर्दू ज़बान में समाअती महारत यानी कि सुनने की महारत की तरक्की के लिए कौन सा अमल मुफीद है? यानी कि तरक्की यानी कि विकास के लिए, ठीक है, उर्दू ज़बान में सुनने की महारत। ऑप्शन 1 पैराग्राफ लिखवाना। ऑप्शन 2 इमला की गलती ठीक कराना। ऑप्शन 3 सबक याद कराना। ऑप्शन 4 कहानी सुनाना। तो दोस्तों उर्दू ज़बान में क्या बोला जा रहा है? उर्दू ज़बान में और तो और समाअती महारत क्या है? सुनने की महारत, सुनने की माहिरीन की तरक्की के लिए, यानी कि सुनने की माहिरीन का विकास के लिए कौन सा अमल मुफीद होगा? तो पैराग्राफ लिखवाने से इंसान सुन थोड़ी सकता है, तो लिख सकता है, नहीं, वो तो हाथ का वर्क है, हाथ का काम है। इमला की गलती ठीक करना तो नहीं, ये तो लिखने के काम है। समाअती का हो रहा है, समाअती महारत नहीं है तो क्या कहते हैं उसको, लिखावटी महारत सही होगा। ऑप्शन 3 जो है सबक याद कराना। सबक याद करने से क्या होगा? बच्चा सबक याद करेगा फिर सुना देगा, तो इससे समाअती महारत क्या होगा? ये तो याद करने की, तो दिमागी क्षमता के लिए महारत है। लेकिन ऑप्शन 4 जो है कि कहानी सुनाना क्या है? समाअती महारत की तरक्की के लिए, यानी कि समाअती महारत के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कहानी सुनाना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उर्दू ज़बान में, उर्दू ज़बान में समाअती महारत की तरक्की के लिए ये अमल, कहानी सुनाना, ये बेहतरीन अमल है, मुफीद अमल है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल दोस्तों, उर्दू ज़बान की तदरीस में मुकालमा क्यों ज़रूरी है? उर्दू ज़बान की तदरीस में मुकालमा जो है क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन 1 ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है। ऑप्शन 2 बच्चे खामोश रहते हैं। ऑप्शन 3 वक्त बचता है। ऑप्शन 4 किताब जल्द ख़त्म होती है। तो दोस्तों उर्दू ज़बान की तदरीस में, यानी कि उर्दू ज़बान की टीचिंग में मुकालमा जो है तो ये क्यों ज़रूरी होती है? तो दोस्तों मुकालमा जो है ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है। क्यों? ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, क्योंकि उर्दू ज़बान की तदरीस में जो है ना, मुकालमा, बातचीत करना क्या होता है? ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है। हम ज़बान के इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के बातें बताते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो क्या है? ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। आइए ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे खामोश रहते हैं, वक्त बचता है, किताब ख़त्म जल्दी होती है। किताब ख़त्म करना मकसद नहीं होता, बल्कि बच्चों में ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होना ये ज़रूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू क्लास में फ्लैश कार्ड्स किसके लिए
किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फ्लैश कार्ड जो है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं उर्दू क्लास में? ऑप्शन 1 सबक छिपाने के लिए, ऑप्शन 2 खेल के लिए सिर्फ, ऑप्शन 3 क्लास सजाने के लिए, ऑप्शन 4 अल्फाज और तस्वीरों को फ़ौरन पहचानने के लिए। तो दोस्तों ये फ्लैश कार्ड जो है उर्दू क्लास में, ये फ्लैश कार्ड जो है किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो दोस्तों ये तीनों गलत हो जाएंगे, ये तीनों गलत हो जाएंगे। अल्फाज और तस्वीरों को फ़ौरन पहचानने के लिए क्या है? फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना अल्फाज और तस्वीरों को फ़ौरन पहचानने के लिए होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का। तो चलिए दोस्तों, उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब अकारीब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी अच्छा हो, भला हो, और आप भी सवाब जारिया कमा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि ज़बान की तदरीस में बामाना सीखने से क्या मुराद है? ज़बान की तदरीस में बामाना सीखने से क्या मुराद है? ऑप्शन 1 बगैर समझे याद करना, ऑप्शन 2 रट्टा लगाना, ऑप्शन 3 समझकर सीखना, ऑप्शन 4 सिर्फ लिखाई पर जोर देना। तो दोस्तों ज़बान की तदरीस में बामाना सीखने, बामाना समझते हैं? बामाना मतलब क्या है? ये साबका है, ये बामाना जो है साबका है। तो बामाना यानी कि माना के साथ, मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ सीखना। इसका मुराद क्या है, यानी कि इसके है ना मुराद क्या है? इसका मतलब असल ये क्या कहते हैं, बामाना सीखने का असल मुराद क्या है, यानी कि उसका असल मकसद क्या है? बगैर समझे याद करना, ऑप्शन 2 रट्टा लगाना, ऑप्शन 3 समझ कर पढ़ना, या ऑप्शन 4 सिर्फ लिखाई पर जोर देना। तो दोस्तों सिर्फ लिखाई पर जोर देना नहीं होता है कि ज़बान के तदरीस में बामाना सीखना मतलब समझ कर सीखना होता है। क्या होता है? बामाना सीखना यानी कि समझ कर सीखना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क क्यों अहम है? यानी कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क क्यों अहम है? ऑप्शन 1 बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए अहम है, ऑप्शन 2 वाज़ेह तौर पर लिखाई और मिसालें दिखाने के लिए, ऑप्शन 3 सिर्फ ड्राइंग के लिए, ऑप्शन 4 दीवार सजाने के लिए। तो साथियों इस सवाल का जवाब अगर आप हजरात को या जिन हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है क्यों अहम है, क्यों ज़रूरी है, तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क अहम क्यों है। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क क्यों अहम है। जो बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए अहम नहीं है, और सिर्फ ड्राइंग के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है, और ऑप्शन 4 जो है कि दीवार सजाने के लिए, तो नहीं, दीवारें सजाई और भी तरीके से सजाई जा सकती हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड ही से सजाए ये ज़रूरी नहीं। तो दोस्तों ये वाज़ेह तौर पर लिखाई और मिसालें दिखाने के लिए ये अहम ज़रूरी है। ठीक है, वाज़ेह तौर पर बच्चों को लिखाई और मिसालें दिखाने के लिए। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। किसी भी तालीमी निज़ाम में किताबें क्या हैसियत रखती हैं? ऑप्शन 1 तारीख़ी हैसियत रखती हैं, जज्बी कलीदी हैसियत रखती है, या हकीकी हैसियत रखती है। तो दोस्तों किसी भी तालीमी निज़ाम में, किसी भी तालीमी रूल में, किसी भी तालीमी निज़ाम में किताबें जो है वो कलीदी हैसियत रखती हैं। क्या कलीदी हैसियत रखती हैं? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तालीम में ये कलीदी हैसियत रखती हैं। कौन सी? ये किताब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें नकरा की निशानदही करें। दर्ज झेल इसमें नकरा की निशानदही करें, यानी कि ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो लफ्ज़ की निशानदही करें, उसका इंतखाब करें, उसको चुनें जो इसमें नकरा हो। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें नकरा पहले समझ लें। इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसमें नकरा किसे कहते हैं? तो साथियों इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं, इसमें नकरा जो है उस इसम को कहते हैं जो आम लोगों में शुमार होता हो या किसी खास चीज़ के बारे में ना बताता हो। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे किसी खास के बारे में। ठीक है, किसी खास के बारे में पता ना चले, किसी खास के बारे में पता ना हो, शॉर्ट में लिख देते हैं पता ना हो। ठीक है, किसी खास चीज़ के बारे में पता ना हो तो उसे इसमें नकरा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जावेद हो सकता है। ऑप्शन 2 लखनऊ, शहर, दिल्ली। तो साथियों जावेद तो किसी नाम को कहते हैं, किसी खास इंसान का नाम ही होगा, है ना। और लखनऊ भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, तो ये भी हो नहीं सकता। दिल्ली भी एक खास जगह है, लेकिन शहर जो है ये इसमें नकरा की किस्मों में से आते हैं, क्योंकि इस शहर से हम
کون سے شہر کو مراد لیں گے؟ شہر تو بہت سارے ہیں، لکھنؤ شہر، بہت سارے شہر ہیں، ممبئی ہے، تو ہم کس شہر کو کہیں گے؟ تو اس لیے یہ شہر جو ہے اس میں نکرا ہے، کیونکہ اس کا کوئی خاص شہر کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے، تو آپشن 3 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیں اگلا سوال۔ ہاں دوستو، اگلا سوال میں پوچھا گیا کہ بچے کی ترقی یعنی کہ ڈیولپمنٹ، ترقی کو دوستو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، انگریزی میں ڈیولپمنٹ یعنی کہ ترقی۔ تو بچے کی ترقی یعنی کہ ڈیولپمنٹ کی سب سے صحیح تعریف کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے، اس کی اصل تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف یعنی کہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپشن 1 ذہنی کمزوری، آپشن 2 عمر کے ساتھ مجموعی تبدیلی، آپشن 3 کھیلنے کی صلاحیت میں اضافہ، آپشن 4 جسمانی بڑھوتری۔ تو ساتھیوں، یہ ٹھیٹ CDPC ہے، یہ بچے کی ترقی یعنی کہ ڈیولپمنٹ کی صحیح تعریف یعنی کہ صحیح ڈیفینیشن کیا ہوگا؟ تو جو حضرات اس سوال کا جواب جانتے ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ ڈیولپمنٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے کی ترقی یعنی کہ ڈیولپمنٹ کی صحیح تعریف جو ہوتی ہے، ذہنی کمزوری نہیں ہوتی ہے، اور کھیلنے کی صلاحیت میں اضافہ یہ بھی نہیں ہوتا ہے، آپشن 4 جسمانی بڑھوتری یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ترقی تھوڑی ہے، تو مطلب چینجنگ ہے۔ جسمانی بڑھوتری کیا ہے؟ یہ چینجنگ ہے، انسان کے اندر ہارمون کی چینجنگ آنا، یہ سب چینجنگ ہے۔ لیکن عمر کے ساتھ مجموعی تبدیلیاں، مجموعی مطلب الگ الگ تبدیلی، ہارمون بھی کچھ اور ہارمون بن رہے ہوں، یعنی کہ بلاغت کے ہارمون ہو گئے، اور پھر سوچ کے ہارمون الگ بن رہے ہوں، پھر انسان کے جسم سے الگ الگ مطلب دانے نکل رہے ہوں، ہے نا، تو وہ سب الگ الگ بدلاؤ آتے ہیں۔ پھر ہاتھ پیر بڑھ رہے ہوں، لمبے ہو رہے ہوں، پھر اس کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، کیا ہے؟ ان کی سوچ میں بدلاؤ آ رہا ہے، ان کے سپنے میں بدلاؤ آ رہا ہے، تو کیا ہے؟ یہ آپشن 2 بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے ساتھیوں، کیونکہ عمر کے ساتھ مجموعی تبدیلی یعنی کہ طرح طرح کے بدلاؤ اس میں شروع ہو جاتے ہیں عمر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپشن 2 بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا، کیونکہ ہم ترقی کا مطلب عمر کے ساتھ مجموعی تبدیلیاں، اس کی صحیح تعریف ہوگی۔ چلیں اگلا سوال دوستو، اگلا کوشچن میں پوچھا گیا کہ درج ذیل سیکھنا لرننگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ لرننگ جو ہے یعنی کہ سیکھنا کیا ہے؟ آپشن 1 پیدائشی صلاحیت، آپشن 2 صرف اسکول کی پڑھائی، آپشن 3 تجرباتی تبدیلی، آپشن 4 کھیل کود۔ تو ساتھیوں، درج ذیل سیکھنا جو ہے یعنی کہ لرننگ، یہ اصل میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا ہے، جو حضرات کو پتہ ہو تو ضرور اس سوال کا جواب دیں کہ درج ذیل سیکھنا کیا ہے۔ تو ساتھیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکھنا جو ہے یہ پیدائشی صلاحیت نہیں ہو سکتا، کھیل کود بھی نہیں ہو سکتا، اور صرف اسکول کی پڑھائی سے نہیں، صرف اسکول کی ہی پڑھائی انسان تھوڑی سیکھتا ہے، اگر غلط سنگت کرے تو وہ بھی غلط کا اثر بھی سیکھتا ہے، دوستوں کا اثر سیکھتا ہے، گھر کے ماحول کے ساتھ بھی سیکھتا ہے، تو کیا ہے؟ تجرباتی تبدیلی سیکھتا ہے۔ لرننگ مطلب تجرباتی تبدیلی یعنی کہ جو تجربہ کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سیکھنا، اسی کو لرننگ کہتے ہیں۔ تو آپشن 3 بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں۔ تو چلیے اگلا سوال کو دیکھ لیں۔ اگلا سوال میں پوچھا گیا دوستوں کہ مندرجہ ذیل ان میں سے کون سا مؤنث لفظ ہے؟ مندرجہ ذیل ان میں سے کون سا لفظ جو ہے مؤنث لفظ ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ آپشن 1 آدمی مؤنث ہے، آپشن 2 آنکھ مؤنث ہے، آپشن 3 گھی مؤنث ہے، آپشن 4 پانی مؤنث ہے۔ تو ساتھیوں، یہ گرامر سے کوشچن ہے، یعنی کہ اردو گرامر سے ہی کوشچن ہے۔ یہاں پر آپ کو مؤنث مذکر پہچاننا ہو تو جو حضرات اردو زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے روزمرہ کے ہم کلاموں میں، تو ان حضرات کے لیے بہت ہی آسان سوال ہے کہ مندرجہ ذیل ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے۔ تو دوستو، آپ حضرات ضرور اس سوال کا جواب دیں کہ ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے، کیا آدمی مؤنث ہے، یا آنکھ مؤنث ہے، یا گھی مؤنث ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مندرجہ ذیل اس میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے۔ تو دوستو، یہ آدمی مؤنث نہیں ہے۔ آدمی کیا ہے؟ آدمی مؤنث نہیں ہے، یہ نسبتی ہے۔ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں آدمی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، اس کو آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کے ناطے اس کو آدمی کہا گیا ہے، یعنی کہ آدم کا بچہ۔ آدمی مطلب آدم علیہ السلام کے بچے، اولاد انہی کے، تو یہ نسبتی ہے، تو آدمی مذکر ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بھی بول سکتے ہیں۔ لفظ آدمی جو ہے یہ مذکر ہے، اور گھی جو ہے یہ گھی بھی نہیں ہوگا، گھی یا کی وجہ سے گھی مؤنث نہیں ہو سکتا، اور پانی بھی یا کی وجہ سے پانی بھی مؤنث نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان تینوں میں، اس میں دونوں میں اور اس میں کیا کا یا آخر میں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، اور گھی کے بعد دہی بھی آتا ہے، ایک دہی ایسا لفظ ہے، یہ چاروں ایسے الفاظ ہیں
जो मतलब दिखते हैं कि मुअन्नस है लेकिन होते नहीं हैं, तो इसको हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आँख जो है, ये आँख क्या है, मुअन्नस है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि आँख जो है, लफ्ज़ आँख, ये मुअन्नस लफ्ज़ है, क्योंकि मेरी आँखें अच्छी हैं, आपकी आँखें तेज़ हैं, तो क्या है, आँखें जो है मुअन्नस है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों इसमें पूछा गया कि प्याजे के मुताबिक 2 साल से 7 साल के बच्चे किस मरहले में होते हैं। लीजिए, ये पियाजे साहब के आगे इनका सिद्धांत कि पियाजे के मुताबिक 2 साल से 7 साल के बच्चे किस मरहले में होते हैं, यानी कि वो किस हिस्से में होते हैं, यानी कि वो कौन से क्लास में होते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मरहले में होते हैं। ऑप्शन 1 कब्ल अमलियाती में, ऑप्शन 2 ठोस अमलियाती में, ऑप्शन 3 रस्मी अमलियात में, ऑप्शन 4 हंसी हरकती में। तो साथियों इस सवाल का जवाब दें। ये पेडागोजी से है, और पियाजे के सिद्धांत को पूछा गया है कि पियाजे के मुताबिक 2 साल से 7 साल के बच्चे, कितने साल के, 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चे किस मरहले में होते हैं, यानी कि है ना, 2 साल से 7 साल के बच्चे किस मरहले में होते हैं, यानी कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि पियाजे के मुताबिक 2 साल से 7 साल के बच्चे जो हैं वो किस मरहले में आते हैं। तो दोस्तों कब्ल अमलियाती के मरहले में आते हैं, कब्ल अमलियाती के मरहले में आते हैं, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन निकले, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे CDP से क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। पियाजे के बाद वाइगोस्की के मुताबिक, ठीक है, वाइगोस्की के मुताबिक नज़दीकी तरक्की का दायरा, यानी कि ZPD का क्या है, ZPD जो है ये क्या है, यानी कि वाइगोस्की का ये सिद्धांत है इन्हीं का कि वाइगोस्की के मुताबिक नज़दीकी तरक्की का दायरा, ये जो नज़दीकी तरक्की का दायरा जो है दोस्तों, मैं हाईलाइट कर दूँ इसको कि ये जो है नज़दीकी तरक्की का दायरा, ये ZPD का फुल फॉर्म है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि नज़दीकी तरक्की का दायरा क्या है। ये वाइगोस्की है ना, ये वाइगोस्की जो है इनका सिद्धांत है। ऑप्शन 1 जिस्मानी ताकत, ऑप्शन 2 जहनी कमज़ोरी का मेयार, ऑप्शन 3 वो काम जो बच्चा खुद ना कर सके मगर मदद से, यानी कि दूसरे की मदद से, ऑप्शन 4 बच्चे की पैदाइशी सलाहियत। तो साथियों आप हजरात अगर जहन में आ रहा है तो इस सवाल का जवाब ज़रूर दें, मैं कुछ देर तक वेट करता हूँ। कि वाइगोस्की के मुताबिक नज़दीकी तरक्की का दायरा है, यानी कि नज़दीकी कह सकते हैं हम, नज़दीकी जोन को कह सकते हैं, नज़दीकी जोन, तरक्की मतलब डेवलपमेंट, दायरा मतलब जोन, सॉरी, ठीक है, नज़दीकी मतलब प्रोक्सिमल और दायरा मतलब जोन, और तरक्की यानी कि डेवलपमेंट। तो यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जिस्मानी ताकत है, या जहनी कमज़ोरी का मेयार है, या ऑप्शन 3 वो काम जो बच्चा खुद ना कर सके मगर दूसरों की मदद से, और चौथा नंबर पे है कि बच्चे की पैदाइशी सलाहियत। तो साथियों वाइगोस्की की जो सिद्धांत है ZPD, इसको हम ध्यान रखेंगे कि अगर सवाल में पूछ दिया जाए कि ZPD जो है, एक सवाल इसका बन सकता है दोस्तों, इसका एक सवाल बन सकता है ZPD से, ठीक है, ZPD से एक सवाल बन सकता है कि ZPD जो है, दरअसल ZPD किसका सिद्धांत है, और वहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाए, पियाजे हैं, जीन पियाजे, या कोहलबर्ग है, अल्बर्ट है, और फिर क्या कहते हैं वाइगोस्की हैं, तो फिर है कि ह्यूमर है, तो क्या है किसका सिद्धांत है। तो आप ज़रूर इस सवाल में फंसेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ZPD जो है यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाइगोस्की का सिद्धांत है। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि ZPD क्या है। तो दोस्तों ये जिस्मानी ताकत भी नहीं है, जहनी कमज़ोरी भी नहीं है, और बच्चे की पैदाइशी सलाहियत भी नहीं है। ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि वो काम जो बच्चा खुद ना कर सके बल्कि दूसरों की मदद से करता है, तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की के सिद्धांत जो है ZPD यही कहता है कि वो बच्चा जो है, कोई भी बच्चा मतलब खुद से काम ना कर सकता हो, लेकिन दूसरे की मदद से वो कर लेता हो, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा हो रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको दिखता ही होगा साफ साफ, ठीक है। चले, अगर कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे, सबका हम कमेंट पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल, बाग बाग होना क्या है, बाग बाग होना, इस मुहावरे का क्या मतलब है। बाग बाग होना
इस मुहावरे का क्या मतलब है? उदास होना, बाग में जाना, बहुत खुश होना, नाराज़ होना। बहुत आसान है मुहावरे, ये तो आसान मुहावरे है, मतलब कि बहुत ही सहल है। तो दोस्तों बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, इसमें कोई अटकने वाली बात ही नहीं। चलें अगला सवाल। अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि बच्चे में ज़बान की तरक्की यानी कि डेवलपमेंट कब सबसे तेज़ होती है? यानी कि बच्चे में ज़बान की तरक्की यानी कि ज़बान की तरक्की जो है, ज़बान में तब्दीली कब सबसे तेज़ हो जाती है? ऑप्शन 1 15 साल के बाद तेज़ हो जाती है, या ऑप्शन 2 10 साल से 12 साल के बाद, या ऑप्शन 3 2 साल से 6 साल, या ऑप्शन 4 1 साल से 2 साल तक। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ये प्योर CDPC है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब सवालात जो है रिपीटेड होते हैं कि बच्चे में ज़बान की तरक्की कब सबसे तेज़ होती है, कब सबसे तेज़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों बच्चे में ज़बान की तरक्की जो है, माने कि बच्चे में ज़बान की डेवलपमेंट जो है 2 साल से 6 साल तक में बहुत सबसे तेज़ होती है। तो दोस्तों ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलें अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि दर्ज झेल मकसूर किसे कहते हैं? ये मकसूर जो है, दर्ज झेल मकसूर किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 जिस पर ज़ेर हो, ऑप्शन 2 जिस पर मद हो, ऑप्शन 3 जिस पर पेश हो, ऑप्शन 4 जिस पर ज़बर हो। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है कि मकसूर किसे कहते हैं, और जो आलिम हजरात होंगे या जो मौलाना की पढ़े होंगे या कुछ भी जानते होंगे इसके बारे में, फतहा, ज़म्मा, कसरा, है ना, और फिर इस तरह करके ज़म्मा ये सब पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि मकसूर किसे कहते हैं। तो साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि मकसूर जो है दोस्तों एक कसरा से बना है, ठीक है। कसरा जो है, कसरा से क्या है मकसूर, कसरा ज़ेर को कहते हैं, क्या है कसरा ज़ेर को कहते हैं, किसको? ज़ेर को कहते हैं। और मकसूर, ये जो मकसूर है जिस पर कसरा लगा हो यानी कि मफूल हो जाएगा कसरा, जिस पर कसरा ज़ेर को कहते हैं मकसूर। जो लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ जो मकसूर जिस पर कसरा हो तो कसरा किसको कहते हैं? ज़ेर को कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस पर ज़ेर हो यानी कि कसरा हो उसको क्या बोलेंगे? मकसूर लफ्ज़ कहेंगे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। इसमें पूछा गया कि सीखने में तरगीब किस तरह मदद करता है? ये सीखने में जो है तरगीब किस तरह मदद करता है? और दोस्तों ये तरगीब जो है, ये तरगीब क्या है? तरगीब मोटिवेशन को कहते हैं। क्या है? मोटिवेशन को तरगीब कहते हैं। तो सीखने में तरगीब जो है किस तरह मदद करता है? ऑप्शन 1 याददाश्त कम करता है, ऑप्शन 2 बच्चे को सुस्त बनाता है, कमज़ोर बनाता है, या क्लास में बेचैनी बढ़ाता है, ऑप्शन 4 दिलचस्पी और तवज्जो बढ़ाता है। तो ज़रूर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल तो बहुत ही आसान सवाल होगा, क्योंकि तरगीब मतलब आप शायद हो सके ना समझते होंगे, लेकिन तरगीब का मतलब बता चुके कि तरगीब का मतलब होता है क्या? मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन करना, उभारना, उसको मतलब तवज्जो दिलाना, है ना, उसके अंदर दिलचस्पी भरना। तो दोस्तों याददाश्त कम नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाएगा 1। ऑप्शन 2 बच्चे को सुस्त बनाता है, नहीं, सुस्त बच्चे को तो उभारता है। क्या है? सुस्त बच्चे को तो उभारता है, यानी कि तवज्जो दिलाता है वह तरगीब जो है, मोटिवेशन जो है। फिर क्लास में बेचैनी, तो क्लास में बेचैनी नहीं बल्कि अच्छा इंसान, बेचैनी इससे क्या है, मतलब कोई कीड़ा थोड़ी है इसमें कि मतलब उस पर लगा देता नहीं, ये क्या है? तरगीब देना, मतलब कि मोटिवेट करना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि तरगीब किस तरह मदद करता है? तो बच्चे में दिलचस्पी और तवज्जो को बढ़ा देता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आज हमारे मास्टर साहब, हमारे सर जी या हमारे टीचर जो है ऐसे ऐसे बताए हैं कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। पढ़ा लिखे इंसान को इज़्ज़त मिलती है, अहमियत होती है, उनका समाज में अलग ही मतलब कुछ उनकी हैसियत होती है। तो दोस्तों उनमें बच्चों में दिलचस्पी बढ़ाती है, तवज्जो बढ़ाती है और उनके अंदर जोश को उभारती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुंदरजा झेल कसरा से आप क्या समझते हैं? ये लीजिए फिर क्वेश्चन आ गया कि मुंदरजा झेल कसरा से आप क्या समझते हैं? तो हमने आपको समझा चुका है कि कसरा से हम समझते हैं भाई जेर को। किसको? कसरा से हम जेर को समझते हैं, कसरा से हम जेर को समझते हैं। तो कहाँ है जेर? तशदीद को नहीं समझते हैं, मद को भी नहीं समझते, ज़बर को भी नहीं समझते, हम तो जेर को समझते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ज़बर को हम क्या बोलते हैं? फतहा बोलते हैं, याद रखेंगे। क्या है? ज़बर को हम फतहा बोलते हैं, तशदीद को तशदीद ही कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम जेर से कसरा ही को समझते हैं। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल पूछा गया दोस्तों कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन 1 हिंदुस्तान में, मक्का शरीफ, पाकिस्तान में, मिस्र में। तो साथियों बहुत ही आसान सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उनके लिए आसान है, जो उनको पता हो, नहीं तो जिनको पता नहीं हो तो उनके लिए मुश्किल ही है कि दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबके जहन में ये ख्याल आता होगा कि पाकिस्तान में पैदा होंगे। ठीक है, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए थे, वह लाहौर में इंतकाल हुए थे। बहरहाल मिस्र में भी नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं, वो हिंदुस्तान के वो प्रथम क्या कहते हैं उसको, ये रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये वो नहीं है, मतलब कि क्या कहते हैं हिंदुस्तान में वो पैदा नहीं हुए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश जो हुई थी वो मक्का में हुई थी। मक्का शरीफ, यानी कि मक्का शरीफ क्या है, मक्का शरीफ एक शहर है ना, जहाँ पर खाने काबा है, तो वहीं पर उनकी पैदाइश हुई थी, यानी कि मक्का शरीफ में पैदाइश हुई थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो हजरात ये सोचते हो कि मक्का शरीफ खाने काबा को कहते, नहीं, मक्का एक शहर का नाम है, मदीना भी एक शहर का नाम है। ठीक है, मदीना मक्का एक शहर का नाम है, तो एक ख्याल रखेंगे। और काबा शरीफ अलग है, वहीं मक्का ही शरीफ में ही, जैसे बरेली शरीफ एक शहर का नाम है, बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश में है, तो उसी तरह है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमने मुनासिब समझा जो बता दिया। ठीक है, लेकिन अब जो हजरात अच्छा सोचते होंगे तो बेहतर है, नहीं तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मक्का शरीफ यानी कि काबतुल्ला, जो काला काला जो जिसको हम तवाफ करते हैं उसी को कहते हैं। नहीं, उसको नहीं कहते, उसको हम काबा कहते हैं। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल शमूलियत क्लासरूम का मकसद क्या है। दर्ज झेल शमूलियत क्लासरूम का मकसद क्या है। ऑप्शन 1 सिर्फ माजूर बच्चों के लिए, ऑप्शन 2 सभी किस्म के बच्चों को एक साथ तालीम देना, ऑप्शन 3 कमज़ोर बच्चों को अलग करना, ऑप्शन 4 सिर्फ ज़हीन बच्चों को पढ़ाना। तो साथियों दर्ज झेल शमूलियत क्लासरूम का मकसद क्या है। ठीक है, शमूलियत क्लासरूम, तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें ज़रूर दोस्तों कि शमूलियत क्लासरूम का असल मकसद क्या है, इसका मकसद क्या होता है, यानी कि शमूलियत क्लासरूम। सवाल का जवाब दें। तो साथियों शमूलियत क्लासरूम का मतलब ये है कि सिर्फ माजूर बच्चों के लिए नहीं, ये भी गलत हो सकता है। सभी किस्म के बच्चों को एक साथ तालीम देना, ये हो सकता है। कमज़ोर बच्चों को अलग पढ़ाना, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। सिर्फ ज़हीन बच्चों को पढ़ाना, नहीं, सिर्फ ज़हीन ही बनेंगे तब ये, मतलब पैदाइशी ज़हीन थोड़ी होते हैं कोई, उनको धीरे धीरे बनाया जाता है, उनको इनके अंदर दिलचस्पी बढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन तो कट गया, लेकिन सभी किस्म के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, तालीम देना, ये क्या है, शमूलियत, शमूलियत क्लासरूम का मकसद। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। शमूलियत क्लासरूम यानी कि एक ही क्लास में सभी बच्चों के, सभी किस्म के बच्चों के, यानी कि सभी किस्म के बच्चे, मतलब कि कमतरीन बच्चे, कम कुंद जहन बच्चे, और फिर है कि ज़हीन बच्चे और माजूर बच्चे, हर तरह के बच्चे एक ही क्लासरूम में एक ही साथ पढ़ें, उन्हीं को शमूलियत क्लासरूम कहते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और शमूलियत क्लासरूम का मतलब ये तो नहीं कर सकते कि माजूर बच्चे तो उनको अलग पढ़ के पढ़ा दें, या जो कमज़ोर है उनको अलग, नहीं, एक ही साथ पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, उनकी भी कैटेगरी है कि उनको हम, जो माजूर है उनको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि उनको माजूर जो है, जिस वजह से माजूर है उनका ख्याल रखेंगे। ऐसा ना हो कि मतलब जो माजूर है उनका क्लास हम 2 तल्ले पर, 5 तल्ले पर, यानी कि 5 मंजिला पर हम रख देंगे, वो बेचारा चढ़ने उतरने में दिक्कत हो। तो ऐसा नहीं, उनके लिए अच्छे, जैसे कि निजी ही में क्लास रखा जाए, उनकी वजह से सबको क्लास रखा जाए। अच्छा, और कमतर बच्चे जो होते हैं, कुंद जहन बच्चे, कमज़ोर बच्चे, तो ये भी नहीं है कि कमज़ोर बच्चों के लिए अलग से नहीं, उनको हम सामने रखेंगे ताकि वो, उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको हम, उनसे हम बुलवाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, वो धीरे धीरे वो बोलने की उनसे कोशिश कराएंगे कि आप भी सवाल का जवाब दें। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है दोस्तों। तो चलिए, शमूलियत क्लासरूम का मतलब सभी किस्म के बच्चों को एक साथ तालीम देना होता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल में पूछा गया कि दर्ज झेल शम्स का माना क्या होगा। ये शम्स है दोस्तों, इसका माना क्या होगा, बहुत ही आसान सवाल है। बिजली, बादल, सूरज, चांद। तो दोस्तों शम्स मतलब शम्सो कमर पढ़े होंगे आप, शम्सो कमर, या कहीं सुने होंगे शम्सो कमर, कमर, ठीक है, शम्सो कमर। तो शम्स मतलब ये कमर जो होगा चांद हो जाएगा। ठीक है, और शम्स सूरज को कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए दोस्तों, उन हजरात से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हजरात नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और आखिर तक बने रहें, क्योंकि आखिर में बहुत ही
ज़बरदस्त पेडागोजी से क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बढ़ ही रहे हैं पेडागोजी से। तो चलिए, तामीर पसंदी कंस्ट्रक्टिविज़म जो है, यानी कि तामीर पसंदी का बुनियादी नज़रिया क्या है? ठीक है, यानी तामीर पसंदी जो है इसका बुनियादी नज़रिया क्या है? ऑप्शन 1 सिर्फ लेक्चर से पढ़ाना, ऑप्शन 2 सख्त डिसिप्लिन रखना, ऑप्शन 3 बच्चे खुद अपनी मालूमात बनाते हैं, अच्छा ऑप्शन 4 मालूमात रटवाना। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब दें कि तामीर पसंदी जो है, तामीर पसंदी का बुनियादी नज़रिया क्या है? तो दोस्तों तामीर पसंदी जो है, तामीर पसंदी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज़म जो है, इसका बुनियादी नज़रिया जो है, इसका बुनियादी नज़रिया ये है कि बच्चे खुद अपनी मालूमात के मुताबिक, है ना, अपनी मालूमात बनाते हैं। बच्चे ना अपनी मालूमात खुद से, तामीर पसंदी मतलब खुद से ही, तामीर मतलब किसी चीज़ को तामीर करना, बनाना, है ना, डेवलप करना। तो क्या है, बच्चे खुद अपनी मालूमात बनाते हैं, यानी अपनी मालूमात जो है खुद अपने से बनाते हैं, तो उसी को हम तामीर पसंदी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि जाहिल का मुतजाद क्या होगा? ये जाहिल जो है इसका मुतजाद क्या होगा? इसका विलोम, ऑपोजिट शब्द क्या आएंगे? तो दोस्तों जाहिल का आलिम होगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट। बाकी ये सब नहीं हो सकते, है ना, बहुत ही आसान सवाल है। जाहिल का आलिम, आग का पानी, ज़मीन का आसमान। तो चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि बच्चों में कौन सी चीज़ सीखने के लिए ज़रूरी है? हाँ, बच्चों में कौन सी चीज़ सीखने के लिए ज़रूरी है? ऑप्शन 1 डांट सीखना, ऑप्शन 2 बच्चों में खौफ, ऑप्शन 3 सख्त कवानीन, ऑप्शन 4 समझ, तजर्बा और दिलचस्पी। तो साथियों बच्चों में कौन सी चीज़ सीखने के लिए ज़रूरी है? तो डांट सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है, बच्चों में खौफ भी नहीं, क्योंकि खौफ खुदा रखने चाहिए, और खुदा का खौफ रखना चाहिए, और खुद पर ध्यान देना चाहिए, है ना। खौफ तो हो ही नहीं सकता। सख्त कवानीन से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। सख्त कवानीन से बच्चे मतलब टूट जाते हैं, उतनी भी नहीं जितना मतलब कि उतना कवानीन रखें जो मतलब कि बच्चे उस पर अमल कर सकें, अमल पैरा हो सके। लेकिन हाँ, समझ, तजर्बा और दिलचस्पी ये सीखने के लिए ज़रूरी है। बच्चों में ये सीखने के लिए ज़रूरी बात है कि समझ, तजर्बा और दिलचस्पी, यानी कि बच्चा अगर समझ के पढ़ेगा और तजर्बा हासिल करेगा और दिलचस्पी से पढ़ेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, कि बच्चों में कौन सी चीज़ सीखने के लिए ज़रूरी है? तो समझ सीखने के लिए ज़रूरी है, तजर्बा और दिलचस्पी। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, शायद दिख जाए आपको अच्छे से, है ना। चलें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों, बच्चे पर मरकूज़ तालीम यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मतलब है? ठीक है, सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मतलब है? यानी बच्चे पर मरकूज़ तालीम, बच्चे पर मरकूज़ तालीम का मतलब ही होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मतलब है? अगर आपसे ये क्वेश्चन ये मतलब हटा दिया जाए, ये भी ख्याल रखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ये हटा दिया जाए और सिर्फ यहाँ से पूछ दिया जाए, ठीक है, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मतलब है, तो दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है? टीचर का मरकज़, या सिर्फ किताब पर जोर, या ऑप्शन 3 बच्चे की ज़रूरतें दिलचस्पी के मुताबिक तालीम, या ऑप्शन 4 सख्त कवानीन। तो साथियों चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड से मतलब ये चाइल्ड मतलब बच्चे आते हैं, है ना। सेंटर्ड एजुकेशन तो क्या है? एजुकेशन के बारे में। तो ये टीचर का मरकज़ भी नहीं हो सकता। मरकज़ मतलब क्या होता है? जहाँ पर टीचरें बहुत सारे होते हैं। सिर्फ किताब पर जोर देने से बच्चा क्या पढ़ पाएगा? सख्त कवानीन ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चे की ज़रूरतें दिलचस्पी के मुताबिक तालीम, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। इस सवाल का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अगर दोस्तों अगर ऐसे करके क्वेश्चन आए तो आप इस सवाल का ऐसे मतलब सवालों को मद्देनज़र रखेंगे और गौर और फिक्र कर ही क्या आप अपना टिक मारेंगे, ठीक है, कि बच्चे पर मरकूज़ तालीम, इसका मतलब होता है बच्चे पर मरकूज़ तालीम यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर तशदीद हो, तशदीद हम सबको पता है, तशदीद ऐसा होता है कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक, ममदूद, ममदू लिखा है जी, ममदूद होना चाहिए, है ना, ममदूद, मुशद्दद, साकिन। तो साथियों आप ज़रूर जवाब दें। मुतहर्रिक तो होगा ही दोस्तों, मुतहर्रिक तो होगा ही, जिस हर्फ पर कुछ लग जाए उस तो मुतहर्रिक हो जाता है, हरकत में आ जाता है ना। जैसे अलिफ है,
बा ही को मान लें, बा है तो बा पर जबर लग जाए तो बा जबर ब, है ना। बा पर जेर लग जाए तो बी, बा पर पेश लग जाए बू, है ना। या जजम लग जाए तो अब पीछे से मिलाएंगे तो क्या वो हरकत में आ जाता है। तो दोस्तों हम आपको बताता चलूँ कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम क्या कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। हरफ मुशद्दद आ गया तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। अब ममदूद कब कहेंगे, जिस पर मद हो, जिस पर जो है मद हो उसको हम ममदूद कहेंगे। और मुतहर्रिक जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो, साकिन जिस पर मतलब जज़म हो। चलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि खुद उस्तादी यानी कि सेल्फ लर्निंग की सबसे बड़ी निशानी क्या है। खुद उस्तादी यानी कि सेल्फ लर्निंग की सबसे बड़ी निशानी क्या है। ऑप्शन 1 टीचर पर मुकम्मल इन्हिसार। ऑप्शन 2 खुद से इल्म तलाश करना यानी कि इल्म नॉलेज तलाश करना। ऑप्शन 3 खेल कूद में मसरूफ़ रहना, बिज़ी रहना। ऑप्शन 4 घर का काम ना करना। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आप सब जो हजरात देख रहे हैं, जो हजरात अभी तक बने हुए तो उनको पता चलता होगा खुद उस्तादी भी कह सकते हैं कि बोलते हैं ना, बातों बातों बोलते हैं तुम खुद उस्तादी मत करो, यानी खुद को मतलब उस्ताद मत समझो। सेल्फ लर्निंग तो इसके बारे में समझे, सेल्फ लर्निंग खुद से पढ़ना। तो टीचर पर मुकम्मल इन्हिसार ये भी नहीं हो सकता। खुद से इल्म तलाश करना ये हो सकता है। खेल कूद में मसरूफ़ रहना ये हो नहीं सकता। घर का काम करना ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि खुद उस्ताद यानी कि सेल्फ लर्निंग की सबसे बड़ी निशानी यह है खुद से इल्म तलाश करना, खुद से मतलब कि नॉलेज प्राप्त करना। हाँ सर, मतलब कि खुद से ही इल्म हासिल करना, मतलब कुछ अलग अलग सी किताबें पढ़ना और उस पर तजर्बा करना, उसे बार बार मुताला करना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेल्फ लर्निंग की सबसे निशानी यही है कि खुद से इल्म तलाश करना। चलें अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि असाबी नशोनुमा का आरिज़ा यानी कि ADHD का है। मतलब यही है, ADHD का फुल फॉर्म यही है कि असाबी नशोनुमा का आरिज़ा वाला बच्चा उमूमन कैसा होता है। यानी कि ADHD वाला बच्चा उमूमन कैसा होता है। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप घबराएंगे नहीं। ADHD यानी कि असाबी नशोनुमा का आरिज़ा वाला बच्चा उमूमन कैसा होता है। ऑप्शन 1 सिर्फ तन्हा रहता है। ऑप्शन 2 बहुत आहिस्ता रहता है, यानी कि बहुत आहिस्ता मतलब सब कुछ करता है। ऑप्शन 3 किसी से बात नहीं करता। ऑप्शन 4 तवज्जो कम हरकत ज़्यादा। तो साथ ही बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल का जवाब दें, कमेंट में बताएं कि असाबी नशोनुमा। तो दोस्तों ये सवाल जो पूछा गया कि असाबी नशोनुमा का आरिज़ा जो है ADHD वाला बच्चा उमूमन कैसा होता है, तो ये तन्हा नहीं रहता दोस्तों जी, बहुत आहिस्ता भी नहीं रहता, किसी से बात नहीं करता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ बेचारा जो बोलने से माजूर है वो उनका कहना अलग है, लेकिन वो भी इशारे से बात करते हैं। तो किसी से बात नहीं करते ये भी नहीं, तवज्जो कम हरकत ज़्यादा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि असाबी नशोनुमा का आरिज़ा जो है वाला बच्चा जो है तवज्जो कम हरकत ज़्यादा करता है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। चलें अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लफ्ज़ कलाम का मुतरादिफ क्या होगा। यानी कि कलाम जो लफ्ज़ कलाम जो है इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या आएगा, इसका दूसरा लफ्ज़ क्या आएगा, कलाम को क्या और कह के पुकारते हैं। बात, काम, आराम, दाम। तो दोस्तों हम बात कहते हैं, ठीक ना। हमने जैसे कि हाँ हम बाज़ार गए थे तो उनसे हमारी कलाम हुई थी, हम कलाम हुए थे, यानी कि हमसे बातचीत हुई थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि कलाम का दूसरा इसका मुतरादिफ लफ्ज़ बात आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा है कमक का मकसद क्या है। कमक जो है इसका मकसद क्या है। कमक जो है, एक कमक हम उर्दू में बोलते हैं कमक, और लेकिन अंग्रेज़ी में क्या है, रीएनफोर्समेंट का मकसद क्या है। ऑप्शन 1 बच्चे को सजा देना। ऑप्शन 2 सही रवैये को मजबूत करना। ऑप्शन 3 कमज़ोर बनाना। ऑप्शन 4 पढ़ाई कम करवाना। तो दोस्तों ये कमक जो है, कमक का मकसद क्या है, रीएनफोर्समेंट का मकसद जो है क्या है, आप ज़रूर बताएं। बच्चे को सजा देना, सही रवैये को मजबूत करना, कमज़ोर बनाना, पढ़ाई कम कराना। तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकता, पढ़ाई कम कराना, कमज़ोर बनाना, बच्चे को सजा देना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ गलत करे तो सजा दें, लेकिन आजकल दौर जो है बच्चों को सजा देना कम, लेकिन उसके अंदर दिलचस्पी लाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सही रवैये को मजबूत करना है, यानी कि रीएनफोर्समेंट जो है, कमक जो है, यानी कि सही रवैये को मजबूत करना होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला
اگلا کوشچن پوچھا گیا دوستوں کہ ہم مرتبہ کی تعلیم یعنی کہ پیر لرننگ کا مطلب کیا ہے؟ ہم مرتبہ کی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ آپشن 1 کتاب سے سیکھنا، آپشن 2 والدین سے سیکھنا، آپشن 3 ٹیچر سے سیکھنا، آپشن 4 ہم عمر بچوں سے سیکھنا۔ جلدی اس سوال کا جواب دیں، بہت ہی آسان سوال ہے۔ ہم مرتبہ کی تعلیم یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم اثر کی تعلیم، پیر لرننگ کا مطلب کیا ہے؟ تو دوستو ہم مرتبہ کی تعلیم مطلب کتاب سے سیکھنا نہیں ہوتا، والدین سے سیکھنا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹیچر سے سیکھنا یہ بھی نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا؟ ہم عمر بچوں سے سیکھنا، یعنی کہ ہم عمر کے بچے، یعنی کہ جس کلاس میں پڑھ رہا ہے، جو بچہ پڑھ رہا ہے جس کلاس میں، اسی کی عمر کے بچے جو ساتھی اس کے ہیں، مطلب کہ کلاس میٹ جو ہے، انہی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا، اسی سے سیکھنا، ہم عمر کے بچوں سے سیکھنا، یہ ہم مرتبہ کی تعلیم کا مطلب ہے۔ تو آپشن 4 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں اس سوال کا۔ چلیں اگلا کوشچن۔ اگلا کوشچن پوچھا گیا مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ یہ مرزا غالب جو ہے، مرزا اسداللہ خان غالب، ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1797، 69، 1909، 1901، 1857۔ تو ساتھیوں مرزا غالب کی پیدائش جو ہوئی تھی، آپ ضرور اس سوال کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ میں کیا بتاؤں، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی، بہت آسان سوال ہے۔ چلیں اگلا کوشچن۔ اگلا کوشچن پوچھا گیا دوستوں، تھوڑا بڑا کر دیں۔ اگلا کوشچن پوچھا گیا دوستوں کہ کثیر المستوی تدریس یعنی کہ ملٹی لیول ٹیچنگ کہاں ضروری ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ملٹی لیول ٹیچنگ۔ تو دوستو کثیر المستوی تدریس یعنی کہ ملٹی لیول ٹیچنگ کہاں ضروری ہوتی ہے؟ آپشن 1 ایک جیسی کلاس والے بچوں میں، آپشن 2 کالج کی تعلیم میں، آپشن 3 مخلوط سطح کے بچوں میں، آپشن 4 صرف بورڈ امتحان میں۔ تو ساتھیوں کثیر المستوی تدریس جو ہے یعنی کہ ملٹی لیول ٹیچنگ جو ہے وہ کہاں ضروری ہوتی ہے؟ تو مخلوط سطح کے بچوں میں ضروری ہوتی ہے۔ مخلوط سطح سے مطلب ہم سمجھتے ہیں، مخلوط مطلب خلط ملت بچے، یعنی کہ ملے جلے بچے جو ہوتے ہیں، ان کی سطحوں میں، انہی کے جیسے سطحوں کے بیچ میں بچوں میں یہ مخلوط سطح میں کثیر المستوی تدریس ضروری ہوتی ہے۔ تو آپشن 3 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں۔ چلیں اگلا کوشچن پوچھا گیا کہ آمد کا مرتبہ کیا ہے؟ آمد کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آمد کا مطلب کیا ہوگا واضح کریں۔ تو دوستو آمد مطلب کیا ہوگا؟ کھانا پینا، جانا آنا۔ تو دوستو آمد بولتے ہیں نا کہ ان کی آمد ہے، یعنی کہ آنا ان کا آمد ہے۔ تو آپشن 4 بالکل صحیح جواب ہوگا ساتھیوں کہ آمد مطلب آنا، آپشن 4 بالکل صحیح جواب۔ چلیں اگلا کوشچن پوچھا گیا کہ بچے کی شخصیت ہے نا، بچے کی شخصیت یعنی کہ پرسنالٹی کی تشکیل کب شروع ہوتی ہے؟ بچے کی شخصیت یعنی کہ پرسنالٹی کی تشکیل کب شروع ہوتی ہے؟ آپشن 1 پیدائش کے فوراً بعد، آپشن 2 15 سال کی عمر کے بعد، یعنی 15 سال کی عمر میں یا اسکول جانے کے بعد، یا آپشن 4 10 سال کی عمر میں۔ تو دوستو بچے کی شخصیت جو ہے یعنی کہ پرسنالٹی ہے بچے کی تشکیل کب شروع ہوتی ہے اس کی؟ تو دوستو یہ 15 سال کی عمر میں یہ اس کی تشکیل شروع ہوتی ہے۔ تو آپشن 2 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں، کیونکہ بچے کی تشکیل جو ہے، بچے کی شخصیت پرسنالٹی کی تشکیل 15 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپشن 2 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن۔ چلیے دوستو آخری سوال، اس کا ہم جواب دے دیں کہ درج ذیل فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں دوستو؟ تو دوستو آپشن 1 7، 6، 4، 5۔ تو ساتھیوں درج ذیل فعل ماضی کی ماتر 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو آپشن 2 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں اس سوال کا۔ تو دوستو آپ جو حضرات نہیں بتا سکے ہیں کہ مولانا کیا کہتے ہیں مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی، تو مرزا غالب کی پیدائش جو ہوئی تھی یہ 1869 میں ہوئی تھی۔ تو آپشن بی بالکل صحیح جواب ہوگا ساتھیوں اس سوال کا۔ جو حضرات اب تک سبسکرائب نہ کیے ہو تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیں، اور اپنے دوستوں احباب ساتھیوں تک ضرور اسے شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اپنی تیاریوں کو حل کر سکیں، اپنی تیاریوں کو مکمل کر سکیں۔ تو چلیے ساتھیوں چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ سوال نمبر 1 اس میں پوچھا جا رہا ہے دوستوں کہ اسلامی نصاب کے مطابق نقلی اور وضعی علوم کو کتنے مضامین میں الگ الگ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اسلامی نصاب کے مطابق نقلی اور وضعی علوم کو کتنے مضامین میں الگ الگ کیا جا سکتا ہے؟ آپشن 1 5 مضامین میں، آپشن 2 3 مضامین میں، آپشن 3 6 مضامین میں، آپشن 4 2 مضامین میں۔ تو دوستو سوال نمبر 1 کا ہمارا بالکل کریکٹ آنسر ہوگا کہ اسلامی نصاب کے مطابق نقلی اور وضعی علوم کو
मात्र 3 मज़ामीन में अलग अलग किया जा सकता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा गया कि शायर हजरात अपने अशआर में जो नाम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं। ये शायर हजरात जो हैं अपने अशआरों में, अपने शेर व अशआर में जो नाम लिखते हैं, दर्ज करते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 लक़ब, ऑप्शन 2 उर्फियत, ऑप्शन 3 कुन्नियत, ऑप्शन 4 तखल्लुस। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 बहुत ही आसान सवाल है कि शायर हजरात जो अपने नज़्म अशआर शेरों में जो नाम छोड़ते हैं, जो नाम लिखते हैं, तो उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल इसमें मफ़ऊल की सही निशानदही करें। दर्ज झेल इसमें मफ़ऊल की सही निशानदही करें कि कौन सा लफ्ज़ इसमें मफ़ऊल है। ऑप्शन 1 कादिर, ऑप्शन 2 मकदूर, ऑप्शन 3 कातिल, ऑप्शन 4 मुतलक। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल इसमें मफ़ऊल की सही निशानदही करें। तो दोस्तों ये मकदूर जो है ये इसमें मफ़ऊल है, ठीक है, मकदूर। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा गया कि वज़ई उलूम यानी कि माक़ूलात का इन्हिसार ऐसी मालूमात पर होता है जो कि क्या होना चाहिए, ठीक है, कि वज़ई उलूम यानी कि माक़ूलात का इन्हिसार ऐसी मालूमात पर होता है जो कि हमेशा मुफीद रहती है। ऑप्शन 2 मशकूक रहती है, ऑप्शन 3 एक वक्त तक मुफीद रहती है, ऑप्शन 4 कभी मुफीद नहीं रहती। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि वज़ई उलूम का इन्हिसार ऐसी मालूमात पर होता है जो कि एक वक्त तक मुफीद रहती है, ठीक है, एक वक्त तक क्या रहती है, एक वक्त तक ही मुफीद रहती है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का, सवाल नंबर 4 का, ठीक है। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा गया कि इमाम गज़ाली ने दुनियावी उलूम को कितने अक़साम में तकसीम किया है, ठीक है। ये इमाम गज़ाली जो थे रहमतुल्लाह अलैह दुनियावी उलूम को कितने अक़साम में तकसीम किए हैं। ऑप्शन 1 4 किस्म में, ऑप्शन 2 3 अक़साम में, ऑप्शन 3 1 किस्म में, ऑप्शन 4 10 अक़साम में। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि इमाम गज़ाली जो थे तो दुनियावी उलूम को मात्र 4 अक़साम में वो तकसीम किए थे, 4 किस्मों में तकसीम किए थे, बांटे थे। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में देखेंगे दोस्तों कि वाइगोस्की के नज़रिए पर मबनी क्लासरूम में ... पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी कि जो वाइगोस्की जो है ये बहुत ही अहम रहनुमा है, एक बहुत ही ख़ास शख्स हैं। वाइगोस्की के नज़रिए पर मबनी क्लासरूम में ... पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑप्शन 1 समाजी तामुल पर, ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो पर, ऑप्शन 3 कहानी सुनाने पर, ऑप्शन 4 प्रोजेक्ट काम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि वाइगोस्की के नज़रिए पर मबनी क्लासरूम में समाजी तामुल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है, किस पे, समाजी तामुल पर, समाजी तामुल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर को पहचाने। मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर को पहचाने कि इसमें से कौन सा लफ्ज़ इसमें मुसग्गर है, ठीक है। ऑप्शन 1 गुलसिता, ऑप्शन 2 दरीचा, ऑप्शन 3 मदरसा, ऑप्शन 4 मस्जिद। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर कौन है। तो ये दरीचा जो है ये मुसग्गर है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल अक्ल व शऊर कौन सा लफ्ज़ है। ये अक्ल व शऊर जो है ये कौन सा लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 फ़ेली लफ्ज़ है, ऑप्शन 2 मुतज़ाद लफ्ज़ है, ऑप्शन 3 हमसौत लफ्ज़ है, ऑप्शन 4 मुतरादिफ लफ्ज़ है। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल अक्ल व शऊर जो है, अक्ल व शऊर कौन सा लफ्ज़ है। तो ये दोस्तों अक्ल व शऊर मुतरादिफ लफ्ज़ है। क्या ये मुतरादिफ लफ्ज़ है, मतलब एक ही चीज़ को हम डबल दो अल्फाज में दो लफ्ज़ में बयान करते हैं किसी चीज़ को, तो उसी को हम मुतरादिफ कहते हैं। यानी कि एक ही चीज़ को हम कई तरह से बयान करते हैं, अकल, जहन, है ना, माइंड वगैरह। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 को देख लें।
सवाल नंबर 9, इसमें पूछा गया कि मरसिया से हम क्या समझते हैं, वजाहत करें। ये मरसिया जो है, मरसिया से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन 1, रब ताला की ताकत व कुदरत का बयान समझते हैं। ऑप्शन 2, नबियों की शान व अजमत का बयान समझते हैं। ऑप्शन 3, मरने वालों की तारीफ व तौसीफ समझते हैं। ऑप्शन 4, वलियों की बयानात सुनते हैं। वलियों के बारे में, यानी कि वलियों के बयानात के बारे में हम पढ़ते हैं मरसिया में। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मरसिया से हम समझते हैं कि मरने वालों की तारीफ व तौसीफ की जाती है उसमें, ठीक है। मरसिया में मरने वाले के, जो इंसान आम शख्स या कोई भी इंतकाल कर गए, तो उनकी तारीफ व तौसीफ होती है, तो वो मरसिया कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 को देख लें। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, वजाहत करें। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है कैसा मसला है? तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग जो है ये संगीन मसला है। बहुत ही आसान सवाल है, ये संगीन मसला है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों को नया सबक देने से पहले ... जुमला मुकम्मल करें, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों को नया सबक देने से पहले ऑप्शन 1, नए सबक की तैयारी करके आए। ऑप्शन 2, बच्चों में तजस्सुस पैदा कराए। ऑप्शन 3, क्लासरूम की सफाई कराए। ऑप्शन 4, गुज़श्ता असबाब का जायज़ा ले। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों को नया सबक देने से पहले गुज़श्ता सबक, है ना, गुज़श्ता असबाब का जायज़ा कर ले, ठीक है। जायज़ा ले ले कि उन सबको गुज़श्ता सबक याद है या नहीं। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें ज़र्फ़ की निशानदही करें। इसमें ज़र्फ़ की निशानदही करें कि इसमें ज़र्फ़ कौन सा है। ऑप्शन 1, दरिया। ऑप्शन 2, कातिल। ऑप्शन 3, पागल खाना। ऑप्शन 4, अक्लमंद। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल इसमें ज़र्फ़ की सही निशानदही करें कि इसमें ज़र्फ़ कौन सा है। तो ये दोस्तों पागल खाना जो है ये इसमें ज़र्फ़ है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 इसमें पूछा गया कि बिजली इंसान की ज़िंदगी में क्या पैदा किया, वाज़ेह करें। ये जो बिजली है वो इंसान की ज़िंदगी में क्या पैदा किया। ऑप्शन 1, आराम और सुख पैदा किया। ऑप्शन 2, कमज़ोरी पैदा की। ऑप्शन 3, ताकत और कुव्वत पैदा किया। ऑप्शन 4, हौसला पैदा किया। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बिजली इंसान की ज़िंदगी में आराम और सुख पैदा किया, है ना, आराम और सुख पैदा किया। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि शायर हजरात के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। ये शायर हजरात के नज़दीक ज़िंदगी जो है वो किससे इबारत है, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1, एक गम से इबारत है। ऑप्शन 2, एक तड़प से इबारत है। ऑप्शन 3, एक जुनून से इबारत है। ऑप्शन 4, एक खुशहाली से इबारत है। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि शायर हजरात जो है, शायर हजरात के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। तो दोस्तों शायर हजरात के नज़दीक ज़िंदगी एक तड़प से इबारत है, ठीक है। एक तड़प से इबारत है कि किसी न किसी चीज़ की तड़प रहती है ज़िंदगी में, तो वो हजरात के नज़दीक यही एक तड़प से इबारत है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 पूछा गया कि तालीम दूसरे मानों में उस तब्दीली का नाम है जो महज पुख्तगी की बजाय फ़र्द के अपने तजर्बात का नतीजा है। यानी कि तालीम दूसरे मानों में उस तब्दीली का नाम है, उस बदलाव का नाम है जो, है ना, मानों में ... है, उस तब्दीली का नाम है जो महज पुख्तगी की बजाय फ़र्द के अपने तजर्बात का नतीजा है। यहाँ पर ... जो है यहाँ पर क्या ऐड होनी चाहिए। ऑप्शन 1, किरदार की उस तब्दीली का नाम है। ऑप्शन 2, बातिन की उस तब्दीली का नाम है। ऑप्शन 3, नफ्सियात की उस तब्दीली का नाम है। ऑप्शन 4, इल्म की उस तब्दीली का नाम है। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तालीम दूसरे मानों में किरदार की उस तब्दीली का नाम है जो महज पुख्तगी की बजाय फ़र्द के अपने तजर्बात का नतीजा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 को देख लें। सवाल नंबर 16, इसको थोड़ा बड़ा कर दें।
सवाल नंबर 16 इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल फेरे अमर की मिसाल मुंतखब करें। मुंदरजा झेल फेले अमर की मिसाल मुंतखब करें। ऑप्शन 1 गलत मत लिख, ऑप्शन 2 किताब लाओ, ऑप्शन 3 शाहिद पढ़ता है, ऑप्शन 4 माजिद खा रहा है। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इसमें जो पूछा गया कि मुंदरजा झेल फेले अमर की मिसाल मुंतखब करेंगे, कौन सा मिसाल फेले अमर की है। तो दोस्तों फेले अमर के हम बारे में समझ लें कि फेले अमर की तारीफ क्या होती है। तो दोस्तों फेले अमर उस फेल को कहते हैं जिससे किसी को हुक्म दिया जाए, जिससे किसी को हुक्म दिया जाए, मुस्बत हुक्म दिया जाए, ठीक है। जैसे किताब लाओ, ये हमारा फेले अमर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। और ये गलत मत लिख जो है ये हो जाएगा फेले नहीं, ठीक है। गलत मत लिख मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, ठीक है। फेले अम्र फेले नहीं में दोनों एक ही होते हैं। फेले अम्र में हुक्म दिया जाता है मुस्बत के लिए कि ये लाओ, वो करो, ये करो, है ना। किताब लाओ, किताब लिखो, पानी लाओ, पानी पियो, खाना खाओ। और फेले नहीं में क्या होता है कि फेले नहीं में मत पढ़ो, मत लिखो, मत जाओ, मत खेलो, है ना। इस तरह के अल्फाज होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल परस्तिश कौन सा लफ्ज़ है। ये परस्तिश जो है ये कौन सा लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 उर्दू लफ्ज़ है, ऑप्शन 2 अरबी लफ्ज़ है, ऑप्शन 3 संस्कृत लफ्ज़ है, ऑप्शन 4 फारसी लफ्ज़ है। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल परस्तिश जो है ये परस्तिश फारसी लफ्ज़ है, ठीक है। फारसी लफ्ज़ है, परस्तीदन मज़हर से होता है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 को देख लें। सवाल नंबर 18 इसमें पूछा गया दोस्तों कि कानून तलाजिम नज़रिए तलाजिम से माखूज है। तलाजिम का मफहूम है, क्या मफहूम है भाई, है ना, कि कानून तलाजिम नज़रिए तलाजिम से माखूज है। तलाजिम का मफहूम है लाजमी रद्द अमल, ऑप्शन 2 लाजिम नहीं, ऑप्शन 3 बाहम लाजमी, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो दोस्तों सभी तो नहीं हो सकते, किसी एक ही ऑप्शन जो होंगे जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 में जो पूछा गया, तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ये कानून तलाजिम नज़रिए तलाजिम से माखूज है। तलाजिम का मफहूम बाहम लाजमी है, ठीक है, बाहम लाजमी होता है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 को देख ले। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया कि अक्लमंद कितने लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। ये अक्लमंद जो है ये कितने लफ्ज़ से मिलकर बना है, ठीक है, लफ्ज़ों से। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 5 लफ्ज़ों से, ऑप्शन 3 7 लफ्ज़ों से, ऑप्शन 4 3 लफ्ज़ों से। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का बहुत ही आसान सवाल है कि अक्लमंद जो है ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। तो वो कैसे बने हैं आप बखूबी जानते होंगे कि अक्ल मतलब दिमाग होता है, ठीक है, शऊर होता है। तो अक्ल हो गया और ये मंद, ठीक है, मंद ये फारसी लफ्ज़ है। तो इन दोनों को मिलाकर अक्लमंद बना है ना। अक्लमंद ये दोनों को मिलाकर बना है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि इसमें 2 लफ्ज़ मिलकर एक अक्लमंद बने हैं, ठीक है। जो अक्लमंद मतलब अक्ल रखने वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि वो हुआ जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि वो हुआ जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 वावे मनकूला, ऑप्शन 2 वावे मारूफा, ऑप्शन 3 वावे रब्त, ऑप्शन 4 वावे मजहूला। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का बहुत ही आसान सवाल है कि वो वाव जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको वावे रब्त कहते हैं, या तो वावे राबता भी कह लें। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। और वो वावे रब्ता कैसे, रब्त जो है वावे रब्त वो कैसे होता है, अक्ल व शऊर, जैसे हम लिखना हो अक्ल व शऊर, अक्ल व शऊर। तो ये हमारा वावे रब्त ये जो है बीच में इस्तेमाल हुआ, ये वावे रब्त इस्तेमाल हुआ, यानी कि एक को दूसरे से जोड़ दिया। फिर आफ्ताब व महताब, है ना। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल मामला से जमा निकालें। ये मामला जो है मामला से जमा निकालें कि इसकी जमा कौन सी होगी। ऑप्शन 1 मामलात, ऑप्शन 2 मामूल, ऑप्शन 3 मामूली, ऑप्शन 4 उलूम। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 जो है वो बहुत ही मामूली है, यानी कि बहुत ही आसान सवाल है कि मामला से जमा कौन सा आएंगे। तो मामला से मामलात आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22। तो दोस्तों उन नाज़रीन से, उन हजरात से रिक्वेस्ट है, उन दोस्तों से, उन अहबाब से कि जो लोग अब तक सब्सक्राइब ना किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ये सब बातें बोली नहीं जाती बल्कि आप इंसान खुद कर लेते हैं। सवाल नंबर 22 इसमें पूछा गया कि, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। सवाल नंबर 22 इसमें पूछा गया कि हिंदुस्तान के दस्तूर यानी कानून का मेआमार किसे कहा गया? हिंदुस्तान के दस्तूर का मेआमार किसे कहा गया? मेआमार मतलब बनाने वाला, ठीक है, बनाने वाला समझ ले नहीं, ये होता ही है, ठीक है, यानी कि दस्तूर मेआमार मतलब बनाने वाला। ऑप्शन 1 अली सरदार जाफरी को, है ना। ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू को बोला गया। ऑप्शन 3 भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन 4 भगत सिंह को कहा गया। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि हिंदुस्तान के दस्तूर यानी कि कानून का मेआमार किसे कहा गया? तो जाहिर सी बात है ये भीमराव अंबेडकर जो थे वही हिंदुस्तान के दस्तूर को कायम किए, उसको नए सिरे से बनाए। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल हम्माल का माना मुंतखब करें। ये हम्माल जो है, हम्माल का माना क्या होता है? ऑप्शन 1 हमला करने वाला। ऑप्शन 2 उठाने वाला, बोझ ढोने वाला। ऑप्शन 3 हिमायत करने वाला। ऑप्शन 4 साथ देने वाला। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल हम्माल का माना मुंतखब करें। तो दोस्तों हम्माल मतलब होता है उठाने वाला, बोझ ढोने वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 को देख लें। सवाल नंबर 24 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल दानिश्वर क्या है? ये दानिश्वर जो है ये क्या है? ऑप्शन 1 मुस्तक है। ऑप्शन 2 फेल है। ऑप्शन 3 मस्दर है। ऑप्शन 4 अफ़आल है। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 में जो पूछा गया कि दानिश्वर जो है ये दानिश्वर क्या है? तो दोस्तों दानिश्वर ये मुस्तक है, ठीक है, फेल नहीं है, न मस्दर है और अफ़आल भी नहीं है, बल्कि ये मुस्तक है, किसी से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 को देख लें दोस्तों। सवाल नंबर 25 में क्या है? सवाल नंबर आखिरी, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ तक शायद दिख जाए आपको। सवाल नंबर 25 इसे पूछा गया दोस्तों कि माशरा अपने नज़रिए, है ना, माशरा अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करने और दीगर कौमी मकासद हासिल करने के लिए किसकी तरतीब देता है? ये नज़रिए लिखा हुआ है, नज़रिए होना चाहिए, ठीक है, नज़रिए, ठीक है, नज़रिए होना चाहिए, हाँ। तो माशरा अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर कौमी मकासद हासिल करने के लिए किसकी तरतीब देता है? माशरा। ऑप्शन 1 सियासी सरगर्मियों की तरतीब देता है। ऑप्शन 2 निसाब की तरतीब देता है। ऑप्शन 3 रुझानात की तरतीब देता है। ऑप्शन 4 दिफा की तरतीब देता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि माशरा अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करने और दीगर मकासद को हासिल करने के लिए वो जो तरगीब देता है तो ये निसाब की तरतीब देता है, ठीक है, निसाब की तरतीब देता है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथी, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आपकी तैयारी बखूबी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, अगले चैप्टर में मिलेंगे और अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।